Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan, and this is our chemistry lecturer interview session number 2, in which we discuss about acid, base and salt. तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट हमसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. ओके, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्सटेंडेड लिविस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. हमें लिविस का डेफिनेशन का तो पता है कि लिविस क्या कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर ऑफ को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, वो हमारे पास बेस. अब यहाँ पे बात होती है, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे बहुत बात हो रही एक्सटेंडेड लिविस डेफिनेशन. तो इसके मुताबिक एक्सटेंडेड लिविस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ऐसी चीज़ें जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी एसिड बेस के तौर पे काम कर सकती हैं. कैसे? मसलन हमारे पास कोई एलिमेंट है और वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जो कार्बन है वो दोनों साइडों पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है. अब जब इसके पास कोई मसलन इस तरह OH नेगेटिव आयन वगैरह आते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिड के तौर पे बिहेव करते, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते, एक्सेप्ट करते. हालांकि इसको ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट है, मगर इस लिविस बेस के आने की वजह से यहाँ पे पोलराइजेशन क्रिएट होती है और एक जो है तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये बॉन्ड ब्रेक होता है. ठीक है. और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनते हैं जी HC डबल बॉन्ड O, हाँ ठीक है, और O नेगेटिव, ये बन जाएगा हमारे पास. ठीक है, बिल्कुल ये बन जाएगा. ओके. अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इस अब यहाँ पे मालिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया, एक्सेप्ट किया. अब कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं. मसलन हमारे पास जैसे आपके पास क्या एग्जांपल इसकी आती है जी, अल्कीन की, अनसेचुरेट जो होते हैं अल्कीन की. ठीक है. इसी तरह अल्काइन की, बेंजीन की, ये सारे. तो अल्कीन्स क्या होती हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अल्कीन में हमारे पास क्या होता है, ये मसलन कोई भी आपके पास प्लस कोई भी चीज़ है, पॉजिटिव रिएजेंट है, तो उसको ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, डोनेट हो सकते हैं. तो ये अल्कीन वगैरह ये मालिक्यूल लिविस बेस के तौर पे क्या करते हैं, बिहेव करते हैं इसमें जी. ठीक है, ये आपने याद रखना है. इसमें ये क्या है, एक्सटेंडेड लिविस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करने से आगे भी पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह की भी हम बात करते हैं कि वो भी आपके पास क्या होते हैं, जो मालिक्यूल होते हैं जो अपना जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, वो भी एसिड और बेस के तौर पे बिहेव कर सकते हैं. जैसे हमारे पास अल्कीन है, बेंजीन है, ये बेस के तौर पे बिहेव करेंगे. सिमिलरली हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है जिसमें सेंट्रल एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, वो एसिड के तौर पे बिहेव करेगा. सिमिलरली जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं वो बेहतरीन किस्म का हमारे पास क्या होगा, लिविस बेस होगी जी. ठीक है, लिगेंड के तौर पे भी काम करते हैं. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, एम्फोटेरिक, एम्फीप्रोटिक और एम्फोलाइट. ओके, अब इन टर्म्स को एक्सप्लेन करें. तो एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं, सॉरी, कि एम्फोटेरिक ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो दोनों तौर पे बिहेव करे. क्या मतलब ये कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एसिड के तौर पे भी बिहेव कर सके, जब वो बेस के साथ रिएक्शन करे तो वो एसिड के तौर पे बिहेव करे, और इसी तरह जब एसिड के साथ रिएक्शन करे तो वो क्या करे, बेस के तौर पे बिहेव करे. तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस के तौर पे काम करेगा, और जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड के तौर पे काम करेगा. तो ये हमारे पास बेहतरीन किस्म का क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है. नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कि एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं. एम्फीप्रोटिक क्या है, ठीक है. एम्फीप्रोटिक हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होते हैं, हम ये कह सकते हैं, और इसी तरह प्रोटॉन डोनर भी होते हैं. ठीक है, कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है जी HSO4 नेगेटिव.
अब इसमें ये प्रोटॉन दे भी सकते ले भी सकते। जब प्रोटॉन लेगा तो H2SO4 बन जाएगा और जब प्रोटॉन देगा SO4-2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, तीसरी टर्म है कि एम्फोलाइट्स क्या होते हैं। एम्फोलाइट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास ऐसे मालिक्यूल होते हैं जिनमें एसिडिक ग्रुप भी हो, बेसिक ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मालिक्यूल है, मैं कोई भी जनरलाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई एमाइन ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्साइल ग्रुप है। सॉरी, अच्छा चलिए मैं ऊपर H लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या है, बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, मालिक्यूल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोलाइट बोलते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब जो लीविस कॉन्सेप्ट है इस एसिड एंड बेस के, ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, तो मुख्तलिफ लिमिटेशन। इसमें पहली बात है कि ये हमें कोई यूनिफॉर्म स्केल नहीं बताता अबाउट एसिड और बेस स्ट्रेंथ। मतलब नहीं बताता कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा। कोई यूनिफॉर्म किस्म का स्केल नहीं है जो हमें एसिडिटी या बेसिडिटी बताए। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी या बेसिडिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो इसकी वो आती है, लिमिटेशन आती है, वो क्या आते हैं, फेल टू टेल वेदर ए साल्ट फार्मेशन इज रिलेटेड टू एसिड बेस। हाँ, ये हमें नहीं बता सकता कि हमारे पास साल्ट जो फार्मेशन एसिड बेस रिएक्शन की वजह से है या नहीं। ठीक है, ओके। तीसरा हमारे पास है कि नॉर्मल जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, मगर जब कम्प्लेक्स फार्मेशन होती है, मसलन लिगेंड से सेंटर मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो जो होते हैं वो हमारे पास स्लो प्रोसेस होते हैं। इसके हमें कोई रीज़न नहीं बता। तो ये चंद है कि हमारे पास क्या है, लिमिटेशन है किसकी, लीविस कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके, गिव KDLC थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। KDLC थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बड़ी मशहूर है, इसको सॉल्वेंट डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस भी कहते हैं। इसके मुताबिक एसिड या बेस क्या चीज़ होती है, तो इसके मुताबिक कहते हैं एसिड हमारे पास वो सोल्यूट होता है जो क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट में कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज करते हैं। मसलन हमारे पास एसिड क्या करेगा, किसी भी सॉल्वेंट में कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और बेस क्या करेगा, इसके अपोजिट जाएगा जी। बेट एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जी। एनायनिक कैरेक्टर्स को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एसिड वो होते हैं जो पॉजिटिव कैरेक्टर को, पॉजिटिव आयंस को, ये कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज करता है किसी सॉल्वेंट में। और बेस हमारे पास वो होते हैं जो एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक या एनायंस को हमारे पास सॉल्वेंट में इंक्रीज कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे इसको अपने माइंड में रखना है, जो मैंने यहाँ पे जनरलाइज किया। हमारे पास अमोनिया है, जस्ट हमारे पास क्या, अमोनिया एज सॉल्वेंट NH3। ठीक है, सॉरी 3। ठीक है, इसमें जब हम डालते हैं किसको, अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को इसमें डालते हैं, तो चूंकि जो जब ये इसमें इसके अंदर आता है इस सॉल्वेंट के अंदर, तो ये कौन से आयंस बनाएगा, आपको पता है ना, अमोनियम आयन बनाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो मुझे बताएं ये हमारे पास एसिड कैरेक्टर को इंक्रीज करे या बेसिक को। तो डेफिनेटली मैंने बताया कि जब कैटायन ज़्यादा होंगे इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इसी के अंदर अगर मैं ये डालता हूँ, इसी सोल्यूशन के अंदर KNH2 डालता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एनायंस देगा हमें ना, NH2 देगा, NH2 नेगेटिव, एनायंस को देगा NH2 नेगेटिव, और ये एनायनिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्वेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये वाला जो है ये इसको बेसिक कैरेक्टर देगा और ये वाला क्या है, एसिडिक कैरेक्टर देगा। ठीक है, सो दिस इज KDLC थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्कस ओसानोविच कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। ओसानोविच कॉन्सेप्ट हमें क्या करते हैं, एसिड और बेस की डेफिनेशन देते हैं। इसके मुताबिक हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं कि एसिड हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट्स बनाते हैं, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, गिव्स अप कैटाइंस देते हैं या टेक अप एनाइंस या एनाइंस को लेते हैं। ठीक है,
या इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं। ठीक है, मसलन हमने एसिड की कुछ डेफिनेशन बताई कि इसके मुताबिक एसिड की ये खुसूसियात हो सकती हैं। पहली खुसूसियात क्या कह रही कि रिएक्ट विद बेसिस, रिएक्ट विद बेस के साथ रिएक्ट करेगा। दूसरी बात है गिव कैटाइंस देगा। ठीक है, और तीसरी बात है टेक, क्या लेगा क्या जी, सॉरी ये लिख नहीं गया, मैं लिखता हूँ, टेक इलेक्ट्रॉन, या फिर हम क्या कहते हैं एनाइन। ठीक है, तो एसिड हमारे पास ये होगा जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, कैटाइंस देगा या इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ऐसे सब्स्टिट्यूट को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। सिमिलरली हमारे पास बेस क्या होगी, तो ओसानोविच ने कॉन्सेप्ट ने बेस की कुछ इस तरह की डेफिनेशन दी थी कि बेस हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होता है या स्पीशीज़ होती है जो कि क्या करेगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, हमें एनाइंस देगी या इलेक्ट्रॉन्स देगी और टेकअप और कैटाइंस को लेगी, उसको हम क्या बोलेंगे बेस। इसके ऑलमोस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, बेस की, बेस, तो ये क्या करेगी, ये हमारे पास पहली बात रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद एसिड, पहली बात एसिड के साथ रिएक्शन करेगी। दूसरी बात ये क्या करेगी जी, दूसरी बात ये है कि ये हमें क्या करेगी, गिव एनाइंस या इलेक्ट्रॉन्स, गिव एनाइंस या जिसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देगी, एनाइन देगी। और तीसरी नंबर पे अगर हम बात करें टेक कैटाइंस, और कैटाइंस को टेक करेगी, ले लेगी। ठीक है, टेक कैटाइंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बेस। ये करेक्टरिस्टिक है एसिड और बेस की, कि बेस हमारे पास वो चीज़ होगी, ऐसी स्पीशीज़ होगी जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगी या एनाइंस या इलेक्ट्रॉन देगी, और इसी तरह थर्ड उसका करेक्टर ये होगा कि ये कैटाइंस को लेगी, उसको हम क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे जी। नेक्स्ट है व्हाट इज हिसाब प्रिंसिपल, सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स, सॉफ्ट हार्ड एसिड एंड बेस पे। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इस प्रिंसिपल के मुताबिक ये हमें ये बताते हैं कि सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेसिस एंड हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेसिस। इसका मतलब है कि सॉफ्ट एसिड जो है वो प्रेफर करेंगे सॉफ्ट बेस के साथ मिलने में, और इसी तरह हार्ड एसिड जो ये हमारे पास प्रेफर करेंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्या है, हार्ड एसिड जो हैं ये प्रेफर करेंगे जी किसके साथ मिलने में, हार्ड बेस के साथ मिलने में। ठीक है, ये दोनों कंपेरेबल। मगर जब हम बात करेंगे कि हार्ड एसिड और प्लस सॉफ्ट बेस, या हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड, ठीक है, तो ये वाला जो कम्बिनेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, होते हैं मगर जो कॉम्प्लेक्स वगैरह फिर बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं डिस्कस द ट्रेंड इन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। पहले तो हमारे पास ऑक्सो एसिड क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड, कि हमारे पास ऐसे एसिड जिनके अंदर क्या हो ऑक्सीजन हो, उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सो एसिड, मसलन HClO4, H3PO4, HSO4। ठीक है, अब इनकी जो स्ट्रेंथ है ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहले फैक्टर है हमारे पास किसका, साइज़ का, साइज़ ऑफ सेंट्रल एटम, कि साइज़ जितना छोटा होगा इतना एसिड क्या होगा, तगड़ा होगा। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल, दूसरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जितनी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा जी। और तीसरा हमारे पास जो फैक्टर है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन सेंट्रल इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ही मैं लिखता हूँ, ये ऑर्गेनिक एसिड में बड़ा काम देते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा हमारे पास एसिडिटी वगैरह उस कंपाउंड की क्या होगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज द वीकेस्ट एंड वाई, इनमें से कौन सी बेस वीक है और वाई, उसका रीज़न क्या है, क्लोराइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है और फ्लोराइड है। इसको अगर हम देखें, हमारे पास जब एसिड का ट्रेंड देखते हैं हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इट इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr। ठीक है,
विच इज स्ट्रॉन्गर देन HCl एंड विच इज स्ट्रॉन्गर देन HF। ये हमारे पास स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ये सबसे ज़्यादा वीक। अच्छा, अब इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, आयोडाइड बनेगा, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लोराइड। अब एक बात यहाँ पे माइंड में रखना है कि हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उसका जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या है, वीक है, ठीक है। इसी तरह ये एसिड वीक है और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इनमें से सबसे जो वीकेस्ट हमारे पास बेस होगी वो फिर क्या होगी, वो आयोडाइड वाला होगा, ठीक है जी, माइंड में रखना है। क्वेश्चन है, कहते एक्सप्लेन दी एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स इन द रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। HCl4 है, HbRO4 और HiO3, ठीक है। इनमें हमने क्या बताना है, इसमें हमने बताना है कि इनका ट्रेंड बताना है। ये HClO4, HbRO4 और HiO3 है, ये HiO4 है, 3 नहीं सॉरी, इसकी करेक्शन कर लो, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब पहला हमारे पास ट्रेंड था कि हम ऑक्सीजन एटम को देखते हैं, जिसमें ज़्यादा तो ज़्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्ग है, मगर सब में देखें तो ऑक्सीजन एटम की तादाद क्या है, इक्वल है, क्या है, 4 है। तो इसका मतलब अब ऑक्सीजन एटम डिसाइड नहीं करेगा, अब सेंट्रल एटम का साइज़ और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिसाइड करेगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम तो सब में बराबर आ गए, ठीक है। तो सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जितनी डिक्रीज़ करेगी, साइज़ जितना बड़ा होगा इतनी उसकी डिग्री। मसलन आयोडाइड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चूँकि आयोडीन सेंट्रल एटम है, सबसे कम होगी, और क्लोराइड वाले जो गिवन है तो इसमें क्लोराइड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फिर ट्रेंड की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा इतना वो ज़्यादा एसिडिक, अभी प्रीवियस उसमें हमने बात की थी, ठीक है। तो अगर इसी तरह साइज़ जितना कम तो इतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो हमारे पास ट्रेंड क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रेंड बनेगा, HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HbRO4 विच इज स्ट्रॉन्गर देन HiO3, ठीक है। ये हमारे पास है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, और ये हमारे पास क्या है, वीक, HBI ये फिर 3 लिखेंगे, 4 है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, कहते जस्टिफाई द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। इनमें से ऑर्डर स्ट्रेंथ हमें बताएं कि रिलेटिव ऑर्डर स्ट्रेंथ क्या है। तो इसमें अगर हम इसमें इसका ऑर्डर देखें स्ट्रेंथ क्या है, तो हमारे पास इसमें सबसे जो तगड़ा एसिड होता है वो क्या है, H3PO2 है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन बिहेवियर है जी, याद रखें। दूसरा हमारे पास क्या है, H3PO3 है, और तीसरा हमारे पास जो एसिड है वो क्या है, H3PO4 है, ठीक है। ये हमारे पास एसिड है, और ये इनका क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन को देख के कंफ्यूज नहीं है, ये एक्सेप्शनल एक ऑर्डर है हमारे पास फास्फोरिक एसिड में से कि H3PO4 वाला जो स्ट्रॉन्गर होता है H3PO3 से, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्गर होता है H3PO4। इसका कोई आयोनाइजेशन जो है एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू का कोई चक्कर होता है कि वो इसकी ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं एक्सप्लेन वाई HOCl हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। HClO या HOCl जैसे भी आसानी हो, HClO, ठीक है, इज़ एन एसिड वेयर एज NaOH इज़ ए बेस, ठीक है। मतलब कहने का ये है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे भी चूंकि आपके पास OH था, साथ क्लोरीन लगा लिया तो एसिड बन गया, यहाँ पे भी OH था और साथ सोडियम लगा लिया तो क्या बन गया, बेस बन गया। अब इसका चक्कर क्या है, क्या रीज़न है, इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसको देखें कि अगर OH ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1.8 है। तो वो सब्सटेंस जो है जिस एटम के साथ जुड़ा है उसकी नेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.8 है, तो वो सब्सटेंस एक्ट करेगा किसके तौर पे, एसिड के तौर पे। ये याद रखना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट 1.8। और अगर यही हमारे पास OH ग्रुप हमारे पास ऐसे एटम के साथ जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन 1.8 है, मतलब मेटल है,
ठीक है। तो वो सब्सटेंस किसके तौर पे काम करेगा, बेस के तौर पे काम करेगा। दोबारा सुने इसको जी, कि मैंने बताया कि जब OH के साथ क्लोरीन लगे तो वो एसिड, जब OH के साथ Na लगे तो वो बेस। वजह क्या है, तो वजह मैंने ये बताया कि एक हमारे पास रेंज है 1.8। अगर OH ऐसे एटम के साथ जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। मगर अगर OH ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे एटम के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से कम है तो वो बेस के तौर पे बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई एसिड्स लाइक HCl एंड HClO4 विल हैव इक्वल स्ट्रेंथ इन वाटर। कि वाटर में जब HCl को डालें या HClO4 को डालें तो ये इक्वल स्ट्रेंथ शो करते हैं। इसकी क्या वजह, तो इसमें हमारे पास एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट होता है कि ड्यू टू लेवलिंग इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट, इनकी स्ट्रेंथ जो है ये हमारे पास क्या होती है, बराबर होती है। मसलन स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी हैं उसको वाटर में डालें तो वाटर का लेवलिंग इफेक्ट की वजह से उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ बराबर हो जाती है। एसिड चेंज भी हो सकते हैं, कोई भी एसिड पूछ सकते हैं, तो आपने लेवलिंग इफेक्ट माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लेवलिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है कि कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को डालें और वो उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंशिएशन ना कर सके, तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लेवलिंग इफ़ेक्ट बोलेंगे। ठीक है। मसलन हमारे पास वाटर है, वाटर में जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड HBr HNO3 या HCl हम डालते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनको इक्वल स्ट्रेंथ पे शो करते हैं। ठीक है। वो उनको उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इनमें कौन सा हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा हमारे पास वीक एसिड है। मगर इसी तरह हमारे पास अगर क्या है, बेसिस है, मसलन सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम एमाइड है, ठीक है, तो या सोडियम इथॉक्साइड है, जब इसको हम वाटर में डालेंगे, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है, तो वाटर इनमें भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता कि कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सी वीक बेस है। तो इस तरह का सॉल्वेंट जो हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में ना बता सके, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ना कर सके बिटवीन देयर स्ट्रेंथ, उस सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। अब लेवलिंग इफेक्ट सबको लेवल कर रहा था स्ट्रेंथ, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी कुछ डिफरेंट पावर स्ट्रेंथ शो करेगा, जो वीक होगा उसकी डिफरेंट पावर शो करेगा। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट होते हैं, जैसे हमारे पास अगर हम सॉल्वेंट को ले लें, हमारे पास सॉल्वेंट होना चाहिए जी कौन सा, कि मसलन हमारे पास के एसिटिक एसिड है, ये भी एक सॉल्वेंट यूज़ हो सकता है। तो एसिटिक एसिड जो होता है ये हमारे पास डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों को डिफरेंशिएशन शो कर देते हैं। मसलन हमारे पास क्या है, ये जो हेलोजन एसिड होते हैं HCl HBr HI, इनमें ये बताता है कि जैसे ही हमारे पास क्या होगी, HI जो है ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और दूसरे जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है। और ये हमें बताते हैं कि जो आयोनाइजेशन है या फिर स्ट्रेंथ है एसिड की, वो जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं हेलोजन का, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो हम ये सिंप्लीफाई करके लुबे लुबाब इस बात का ये आया कि हमारे पास दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक लेवलिंग सॉल्वेंट जो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, उनको एक स्ट्रेंथ पे शो करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, कि जिसमें हमारे पास मसलन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है, जो कि हमें बताता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं आउट ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड विच वन विल हेल्प टू डिटरमाइन रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। तो इसमें अगर हम बात करें तो कि वाटर जो है ये हमारी हेल्प करेगा, ये डिस्टिंग्विश करेगा कि इन बेसिस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब हमें बताएगा कि इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्गर बेस है और कौन सी वीक बेस है। मगर एसिटिक एसिड जो है वो इसमें ये काम नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि इस बेसिस को चेक करने के लिए वाटर जो है ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है, मगर जो एसिटिक एसिड है वो हमारे पास क्या है,
लेवलिंग सॉल्वेंट है, ठीक है। मसलन वो लेवल करते हैं, वो हमें नहीं बताएगा कि प्राइमरी ज़्यादा बेसिक है, सेकेंडरी या टर्शरी, मगर वाटर हमें बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एम्फोटेरिक, एम्फोलाइट्स एंड एम्फीप्रोटिक। तो आई थिंक ये रिपीट हो गए, ये पीछे हमने क्वेश्चन ये डिस्कस कर लिए कि हमारे पास क्या होते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के तौर पे भी बिहेव करे और बेस के तौर पे भी बिहेव करे, उसको एम्फोटेरिक, मसलन वाटर है। एम्फोलाइट्स क्या होते हैं और एम्फीप्रोटिक। एम्फोलाइट्स क्या होते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिनमें एसिडिक ग्रुप भी हो, बेसिक ग्रुप भी हो, उनको एम्फोलाइट्स बोलते हैं। और एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस हमारे पास वो होते हैं जो प्रोटॉन देते भी हैं और प्रोटॉन लेने की भी सलाहियत उनके पास होती है, तो उसको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। ओके उसके बाद ये कहते हैं व्हाट इज़ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गिव एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल चेंज होती है जब हम उनको एसिड में या बेस में हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑनियन है, ऑनियन जो प्याज होते हैं, ठीक है, अगर इसको हम एसिड में डालेंगे, ठीक है, तो एसिड में डालेंगे, नतीजा क्या होगा, नो स्मेल, कोई स्मेल इसकी नहीं आएगी, जैसे सिरका वगैरह इस पर डाल देते हैं, ठीक है। मगर जब इसी ऑनियन को हम क्या बोलेंगे, जब हम क्या करेंगे बेस में डालेंगे, तो ये क्या करेगा, पंजेंट स्मेल देगा, पंजेंट स्मेल देगा, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, जिसकी स्मेल चेंज हो जाए बाय चेंजिंग एसिड और बेस, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या है, ऑनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, BF3 BCl, BF3 is less acidic than BCl3 which is less acidic than BBr3 which is less acidic than BI3। कहने का मकसद ये है कि वो हमें ये बता रहा है कि ये जो एसिड है ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और ये जो पहला वाला एसिड है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वीक होगा। इसकी वजह क्या है, इसको जस्टिफाई करें। देखें जी, हम अगर रफ़ आइडिया लगाएं तो हमें लगता है BF3 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि तीनों फ्लोरीन लगे हैं और तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में, और ये वीक होगा क्योंकि तीनों आयोडीन लगे हैं जो कि बड़ा साइज़ है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मगर ऐसा नहीं है, होता क्या है कि ये वीक होते हैं और BI3 जो है ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। वजह क्या होती है, वजह होती है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जस्ट ए मिनट में इसको थोड़ा साफ करके मैं फिर बनाता हूँ। ओके, बोरान हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो इसके पास क्या है, वैकेंट एक ऑर्बिटल मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो सकते हैं, बैक बॉन्डिंग हो सकती है। जब बैक बॉन्डिंग होगी तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये फिर हमारे पास एसिड के तौर पे बिहेव नहीं करेगा। कहने का मकसद ये है कि इसके एसिडिक करैक्टर जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। कि द इलेक्ट्रॉन्स बोरान फॉर्म बैक बॉन्डिंग विद फ्लोरीन इफेक्टिवली, क्यों, क्योंकि दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, तो बेहतरीन ओवरलैपिंग होती है। इलेक्ट्रॉन आर दस डोनेटेड टू बोरान मेकिंग इट लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दस वीकर एसिड, ठीक है। अब ये जो बैक बॉन्डिंग होती है ये डिक्रीज़ करती है जैसे हम मूव करते हैं BF3 से BI3, जैसे साइज़ बड़ा होता है ना, तो ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कम होती जाती है, और BI3 में बैक बॉन्डिंग कम होगी और इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो हम कैसे इसको समराइज़ कर सकते हैं कि BF3 हमारे पास वीक एसिड है, क्यों, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसका जो मसलन हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है बोरान के पास वो ख़त्म हो जाती है। और BI3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के कि SiH3 whole thrice N is a weaker base than CH3 whole thrice N when both are tertiary। ये दोनों एक में सिलिकॉन हाइड्राइड जो है वो लगे हुए हैं, सिलिकॉन लगे हुए हैं, और दूसरे में हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और दोनों हमारे पास क्या है, टर्शियरी है। मगर कहते हैं कि सिलिकॉन वाला जब लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, तो वो वीकर बेस होगा, मगर जो मिथाइल वाला है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। इसका रीज़न क्या है, अब हमारे पास सिलिकॉन और कार्बन जो है वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर है किसकी, कार्बन की,
वो ज़्यादा है सिलिकॉन के मुकाबले में। इस वजह से ये जो ट्राई मिथाइल एमाइन जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस होगी। किससे? वो ये जो सिलिकॉन का ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, उससे। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद है एक्सप्लेन लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलते हैं? ये एक्सप्लेन करता है एसिड एंड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, इसके मुताबिक हमारे पास एसिड क्या होता है और बेस क्या होती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। एसिड और दूसरी साइड पे हम क्या लिखते हैं? बेस लिखते हैं। इसके बाद ये कहता है कि एसिड क्या होते हैं? जो ऑक्साइड O-2, ये क्या होगा? एक्सेप्टर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। और जो डोनर होगा किसका? ऑक्साइड का, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या सॉरी O-2 है, नीचे 2 नहीं है, अच्छा ऊपर ऑक्साइड ये होता है -2, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो बेस होगा। ठीक है, जो ऑक्साइड आयन देगा वो बेस, जो ऑक्साइड आयन लेगा वो एसिड। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे। मसलन हमारे पास एक रिएक्शन है जी, दो ऑक्साइड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। कौन कौन से ऑक्साइड जी? एक हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है तो ये ऑक्साइड आयन देगा तो ये बेस होगी। इसी तरह हमारे पास क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, तो ये हमारे पास क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। तो ये इससे ये ले लेते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं? उससे ऑक्साइड आयन ले लेते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं? कैल्शियम SiO3, कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इसने ऑक्साइड आयन दिया और इसने ऑक्साइड आयन लिया तो ये एसिड के तौर पे काम करेगा। सो दिस इज लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो दिस इज़ आवर सेकंड सेशन। मैं पहले सेशन जो इंट्रोडक्टरी सेशन और जो कोऑर्डिनेशन का सेशन है उसके भी लिंक डाल दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन सेशन लिंक्स पे क्लिक करके उन सेशन को आप देखें। फिर भी कोई इशू हो तो मेरा एक ग्रुप है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।